डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेबर डिमांड कर्व पर बात करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में भी हमने इसी को स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ज़रिए से फर्म डिसाइड करती है कि कितने वर्कर्स को हायर करना है। सो इन लास्ट मॉड्यूल वी डिस्कस द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, and since we are discussing the short run and we are keeping capital stock and technology as constant, so our choice variable is just n, that is the number of workers. So with respect to n हम इसको maximize करेंगे. So calculus में आप जानते हैं कि maximization के लिए दो conditions हैं, first order condition and the second order condition. First order condition ये है कि हम with respect to choice variable first derivative लेते हैं और उसे equal to 0 put करते हैं, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं एंड इट शुड बी नेगेटिव. सो फर्स्ट जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, सो आप देख सकते हैं कि ये हमने कर लिया एन ओवर कर ली पाई ओवर कर लिया एन इज इक्वल टू. सो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लेंगे, सिंस पी जो है ये एन का फंक्शन नहीं है, पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, सो इट विल अपीयर एज इट इज. और सेकेंड जो आपके पास f1 है, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, इसका विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, वो हमने लिखा है, कर लिया f ओवर कर लिया n. एंड इस सेकेंड टर्म का जब विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर विल बी w. तो डेरिवेटिव्स के सिंपल रूल्स से आप फेमिलियर होंगे, तो ये एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज है. सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड वी आर पुटिंग इट इक्वल टू 0. एंड जस्ट इन लास्ट रो यू कैन सी वी जस्ट बाई रीअरेंजिंग इट वी आर टेकिंग द w ऑन द अदर साइड. So on the left hand side we have p multiplied by curly f over curly n. Curly f over curly n is simply the marginal product of labor. So जब आप p से इसको multiply करते हैं तो this will give you the marginal revenue product of labor, MRPN. ठीक है, हम इसे और थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस करेंगे. So this is basically the money value of the margin product of labor and it should be equal to the w, and w is your nominal wage. और इसी को आप रीराइट कर सकते हैं, P को जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो W ओवर P. सो दिस इज द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड W ओवर P इज द रियल वेज. W वाज द नॉमिनल वेज, P इज द प्राइस लेवल. सो जब भी किसी नॉमिनल वेरिएबल को प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो ये आपका रियल वेरिएबल बन जाता है, और हम रियल वेरिएबल को स्मॉल w से डिनोट कर रहे हैं. तो आपने ये बात याद रखनी है कि कैपिटल W हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द नॉमिनल वेज और स्मॉल w हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द रियल वेज. तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द रियल वेज. तो ये एक ही बात को करने के दो तरीके हैं. पहले हमने ये कहा कि द मनी वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट, ओके, MRPN शुड बी इक्वल टू द नॉमिनल वेज, और अब हम ये कह रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द रियल वेज. इसी बात को ज़्यादा हम समझने के लिए एक दफ़ा फिर देखते हैं कि मार्जिनल revenue product of labor, MRPN stands for marginal revenue product of labor, is equal to P times MPN. MPN क्या था? मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर. जब हम उसको प्राइस से, आउटपुट की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, और MPN क्या है ये आप जान चुके हैं. दिस इज सिंपली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर. और इसी को रीराइट हमने किया कि MPN इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, दिस इज द स्मॉल w. ओके, सो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द स्मॉल w. के बारे में क्या बताया था? दिस इज द रियल वेज. सो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर रियल वेज के इक्वल होना चाहिए. तो ये एक ही बात को हम दो तरह से कर रहे हैं. एक हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द नॉमिनल वेज, एक बात ये है. और इसी बात को दूसरी तरह हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द रियल वेज. और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव. तो जब आप प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इट शुड बी नेगेटिव. सेकंड डेरिवेटिव में अगेन आप देखेंगे कि P एज इट इज आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव हम कर ली स्क्वायर f ओवर कर लिया, इट शुड बी नेगेटिव. और ये नेगेटिव क्यों होगा? ये P इज द प्राइस ऑफ द आउटपुट एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, एंड second part, what is this? This is the second derivative of output with respect to labor. और by assumption हमने बात ये डिस्कस की है
कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है ये पॉजिटिव है बट डिमिनिशिंग, कि जब भी आप लेबर को इंक्रीज करेंगे तो टोटल आउटपुट बढ़ेगी बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये भी बाय अजम्पशन है, तो P पॉजिटिव है, सेकंड टर्म जो नेगेटिव है, सो दिस विल मेक इट नेगेटिव। सो सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी इससे ऑटोमेटिकली अंडर दिस अजम्पशन वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसी बात को अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर वी हैव टेकन n इज द यूनिट्स ऑफ वर्कर, और वर्टिकल एक्सिस पर हम पी वाई क्या है, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द output. Y is the output, P is the price, so P times Y is the money value of the income, and WN, N is the units of labor, W is the wage rate. So जब W को N से multiply करेंगे तो this will become your total cost, total payments through the labor. So ये अब ग्राफ अगर देखें, स्ट्रेट लाइन जो है WN, since W is constant by assumption, हमने बात की है कि फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है इनपुट मार्केट में, फर्म जो है वो वेज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वेज को चेंज नहीं कर सकती, वेज जो है वो मार्केट में ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है। सो डब्ल्यू इज़ कांस्टेंट फॉर द फर्म, सो डब्ल्यू इज़ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन डब्ल्यू टाइम्स एन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूनिट्स ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपकी टोटल कास्ट एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये वाला दूसरा कर्व देखें, पी वाई का कर्व, पी एफ एन का कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, लेकिन क्या नज़र आ रहा है कि इसका स्लोप ग्रेजुअली, इसका स्लोप कम होता चला जा रहा है। ये बात हम बार बार करते चले आए, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग, तो ये उसी की ग्राफिक, उसी की रिप्रेजेंटेशन है कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर पॉजिटिव है बिकॉज दिस कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, बट सिंस द स्लोप इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिमिनिशिंग। सो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों कर्व्स का डिफरेंस जो है, दिस इज शोइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो ये जो अमाउंट है ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है, और फॉर एग्जांपल अगर आप इतने यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो ऑन दिस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, दिस इज योर टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन, and this is your total revenue and the difference is your profit. So different points पर आप देखेंगे कि this is the different amounts of profit at different units of labor. So firm का objective क्या है, firm वो number of workers को select करना चाहती है जिस पर ये profit maximize हो जाए, यानी जहाँ पर इन दोनों curves का जो vertical distance है, ये distance जहाँ पर maximum होगा, that will be firm's profit maximizing output level and employment level. तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने मैथमेटिकली देखा, ग्राफिकली ये है कि हम इसका देखेंगे जब दोनों कर्व्स का स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है और इस टोटल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। तो ए पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के स्लोप बराबर हैं। ये बेसिकली वही बात है जो हमने पहले की है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में भी हमने यही बात की थी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। टोटल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है वो मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वो मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है। तो दोनों के पैरेलल होने का मतलब ये है कि बोथ आर इक्वल। ये सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप अपने एलिमेंट्री कोर्सेज में आप ये चीज़ें सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम, और इसी चीज़ को हम नीचे वाले ग्राफ में भी दे रहे हैं। नीचे वाले ग्राफ में ये जो हमने कर्व ड्रा किया है ये टोटल प्रॉफिट को शो, ये बेसिकली ऊपर वाले दोनों कर्व्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हमने नीचे प्लॉट किया। तो जब ये वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो उसी पॉइंट को हम नीचे लाए हैं। तो ये बता रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमम क्या है। यहाँ पर ऑब्वियसली शुरू में प्रॉफिट 0 है और फिर ये इंक्रीज कर रहा है, ए पर ये मैक्सिमम है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है, बी पर अगेन आकर प्रॉफिट 0 हो जाता है, और बी से भी अगर आप फर्दर यूनिट्स ऑफ वर्कर को इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रॉफिट इवन नेगेटिव हो जाएगा, यानी बी से पहले टू द लेफ्ट साइड प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उसमें से हमने वो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं जिस पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। इसी ग्राफ को
अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के रेफरेंस से अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ द रियल वेज, दिस इज़ इनफैक्ट योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि सिंस वेज इज़ कांस्टेंट, ठीक है, फर्म जितने भी वर्कर्स हायर करे, कम करे या ज़्यादा करे, वो उसे कांस्टेंट वेज पर ही हायर कर सकती है, वो वेज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। दैट्स वाई दिस लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ द रियल वेज, और जो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, एन स्टार पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपके बराबर हो जाएगी, राइट। मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर और रियल वेज आपस में बराबर हो रही है। इसको हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर हैं सपोज, तो इस अमाउंट ऑफ लेबर पर क्या हो रहा है कि ये वाला आपका जो यूनिट है वर्कर का, ये आपको मार्जिन प्रोडक्ट दे रहा है दिस मच, लेकिन इस पर आपको कॉस्ट कितनी बियर करना पड़ रही, उससे कम। सो ये वाला वर्कर आपकी प्रॉफिट में इतना इजाफा ला रहा है, ठीक है। तो ये वर्कर फर्म को हायर करना चाहिए, चूँकि ये वर्कर फर्म के प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनेंगे। एक और वर्कर करेंगे ऐड तो फर्म का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट, इसके बाद अगर फर्म कोई वर्कर हायर करेगी तो अब क्या सूरत हाल है कि फर्म को उस वर्कर को पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है, दिस मच, लेकिन वो वर्कर फर्म को जो प्रोडक्ट दे रहा है वो उससे कम है। तो ये वाला वर्कर जो है ये फर्म को प्रॉफिट में कमी का बायस बनेगी, इसलिए फर्म कभी भी इस वर्कर को हायर नहीं करेगी और यहाँ पर एन स्टार पर आकर फर्म स्टॉप कर देगी। तो एन स्टार वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर रियल वेज के इक्वल है, वो फर्म की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। सो यहाँ इस बात को हम सम अप करेंगे कि वर्कर्स कितने हायर किए जाएंगे। सिंपल जो एनालिसिस है कि वेयर मार्जिनल बेनिफिट इज़ इक्वल टू द मार्जिन कॉस्ट, यानी एक वर्कर को आप हायर कर रहे हैं, वो वर्कर आप फर्म को क्या अर्न करके दे रहा है और उस वर्कर के लिए फर्म को क्या पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो अगर रियल वेज मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर से ज़्यादा है तो इसका अभी हमने ग्राफिकली देखा, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्कर ज़्यादा क्लेम कर रहा है लेकिन कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, तो इसलिए फर्म को वो वाला वर्कर हायर नहीं करना चाहिए। और अगर इसके वाइस वर्सा सूरत हाल है, उसको पे कम कर रहे हैं और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फर्म के प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनेगा, इसलिए वो फर्म वर्कर हायर करेगी। तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ कि फर्म कितने वर्कर हायर करेगी, जहाँ पर आकर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर और रियल वेज दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ भी हमने सम अप किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि रियल टर्म्स में हम ये कह रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द रियल वेज, ठीक है। जब ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा, फर्म शुड इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स, और अगर इसके रिवर्स सूरत हाल है तो फर्म को नंबर ऑफ वर्कर्स कम करने चाहिए। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये जस्ट डब्ल्यू, ऊपर हमने स्मॉल डब्ल्यू यूज़ किया, नीचे हमने डब्ल्यू ओवर पी, दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू मैंने बताया इज़ द रियल वेज है, कैपिटल डब्ल्यू इज़ द नॉमिनल वेज, सो उसकी जस्ट डेफिनेशन हमने यूज़ की है रियल टर्म्स में। और नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर नॉमिनल टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में आप क्या देख रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस लेवल, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है, और इसको हम कंपेयर करेंगे नॉमिनल वेज के साथ। सो नॉमिनल वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर की अगर नॉमिनल वेज से ज़्यादा है तो फर्म्स को नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करने चाहिए, क्योंकि ये उसके प्रॉफिट में इजाफे का सबब बनेगा, एंड वाइस वर्सा। सो लेबर डिमांड कर्व क्या है? लेबर डिमांड कर्व एक्चुअली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन रियल वेज रेट एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड। अभी हमने देखा कि रियल वेज अगर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर से ज़्यादा होगी तो फर्म वर्कर्स को हायर नहीं करेगी, तो जब वो बराबर होगी तो वो फर्म वर्कर्स को हायर करेगी। तो रियल वेज डिमांड कर्व जो है ये रियल वेज और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर का रिलेशनशिप बताता है। सो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी आप रिकॉल करें, मार्जिनल माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी यही चीज़ आपने सीखी होगी कि फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कि फर्म उस हद तक अपने वर्कर्स को हायर करेगी जहाँ पर उसकी मार्जिन प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी।